दोस्तों, वेलकम टू दिस डीप डाइव जर्नी। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी बैंक बैलेंस से ज्यादा आपके दिमाग को रीशेप कर देगी। मॉर्गन हाउसेल की लिखी हुई बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप में से बहुतों को लगता होगा कि अमीर बनना सिर्फ एक मैथ का गेम है। अगर आपने अच्छे से एक्सेल शीट मेंटेन की, स्टॉक्स को समझ लिया और 10% का रिटर्न पा लिया तो आप अमीर बन जाओगे। लेकिन सच्चाई क्या है? पैसा कमाना मैथ नहीं है, ये बिहेवियरल साइंस है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। सोचिए, हम में से हर कोई जानता है कि डाइट के लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी हम जंक फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा बिहेवियर हमारे नॉलेज से ज्यादा पावरफुल है। मनी के केस में भी वही होता है। इस मेगा सेशन में मैं सिर्फ समरी नहीं दूंगा, मैं आपको वो मेंटल मॉडल्स दूंगा जो मॉर्गन हाउसेल ने 19 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किए हैं। हम समझेंगे कि कैसे लक और रिस्क हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, क्यों रिच दिखना और वेल्दी होना दो अलग चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कब और कैसे इनफ बस बोलना है। तो अगर आपने अभी तक अपना फोकस सेटअप नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे आपका फाइनेंशियल विजन बदलने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को रीसेट करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वन्स क्रेजी। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को डीकोड करें। दोस्तों, कभी आपने किसी को देखा है जो बिना सोचे समझे अपनी सारी सेविंग्स क्रिप्टो में डाल देता है? या कोई ऐसा इंसान जो करोड़पति होने के बाद भी 10 रुपए की चाय के लिए पैसे बचाता है? बाहर से देखने पर हमें लगता है कि ये इंसानी दिमाग का एक ग्लिच है या ये बंदा बिल्कुल ही पागल है। पर मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां जजमेंट की कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं, नो वन्स क्रेजी। कहानी शुरू होती है एक 1970s के उस लड़के से जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बैंक में जॉब खोते देखा था, और तब से उसके लिए पैसा सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है जो 1990s के बूम में बड़ा हुआ, जहां उसने देखा कि जो भी इन्वेस्ट किया वो रातों रात डबल हो गया। उसके लिए पैसा एक ATM मशीन है। अब अगर वो पहला लड़का आज स्टॉक मार्केट से डरता है तो क्या वो डरपोक है? नहीं। और अगर वो दूसरा लड़का रिस्क लेता है तो क्या वो पागल है? बिल्कुल नहीं। दोनों इंसान अपनी अपनी दुनिया में सही हैं, क्योंकि दोनों का डेटा अलग है। जैसा कि हाउसेल ने एक बहुत गहरी बात कही है, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद मनी मेकअप मे बी 0.00001% ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया का 80% परसेप्शन सिर्फ हमारी छोटी सी लाइफ की घटनाओं से बना है। हम वो नहीं देखते जो दुनिया में हो रहा है, हम वो देखते हैं जो हमारे साथ हुआ है। इसी को समझने के लिए चलिए लॉटरी का एक किस्सा सुनते हैं। एक रिच बिजनेसमैन जब सड़क से गुजरता है तो वो देखता है कि एक गरीब मजदूर अपनी पूरी दिहाड़ी का एक हिस्सा लॉटरी टिकट खरीदने में लगा रहा है। बिजनेसमैन को गुस्सा आता है, कितना बेवकूफ है, ये 50 रुपए अगर बचा लेता तो कल इसका फायदा होता। पर वो बिजनेसमैन ये नहीं समझ पा रहा कि उस गरीब के लिए वो लॉटरी टिकट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस गरीब की जिंदगी में तो कोई मौका ही नहीं दिखता। उसकी दुनिया तो बस 9 to 5 की ट्रेडमिल पर फंसी है। वो 50 रुपए का टिकट उसके लिए 10 मिनट का सपना है, वो एक उम्मीद है। उस टिकट को खरीदकर वो 10 मिनट के लिए उस ट्रेडमिल से बाहर निकलकर एक नई दुनिया में सांस लेता है। क्या वो गरीब पागल है? नहीं, वो बस एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसके रूल्स उसके हालात ने लिखे हैं। दोस्तों, यहाँ हाउसेल हमें याद दिलाते हैं, पीपल डू सम क्रेजी थिंग्स विद मनी, बट नो वन्स क्रेजी। एवरीवन मेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर ओन यूनिक एक्सपीरियंसेस। हम अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो इतना अमीर है तो मैं क्यों नहीं? वो इतनी बड़ी कार ले रहा है, मुझे भी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई अपनी अपनी कहानी का हीरो है। आपका फाइनेंशियल गेम और उनका गेम बिल्कुल अलग है। जब आप दूसरों के लेंस से अपने गोल्स को देखने लगते हैं, तभी आप क्रेजी डिसीजंस लेने लगते हैं। वो चीजें खरीदने लगते हैं जो आपको चाहिए ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें इंप्रेस कर सकें जो शायद आपको नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को पैसे उड़ाते या पैसे बचाते देखें तो उन्हें जज मत कीजिएगा। बस याद रखिएगा, वो पागल नहीं है, वो बस एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसके रूल्स आपने नहीं बल्कि उनकी जिंदगी ने उन्हें सिखाए हैं। और वही तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला राज है, अपने गेम को पहचानो और दूसरों के गेम में अपने आप को मत खो दो। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया है कि हर इंसान पैसे को लेकर अपनी एक अलग दुनिया में जी रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका हर फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत है, या हर फेलियर सिर्फ आपकी गलती? मॉर्गन हाउसेल हमें अब एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां हमें रियलिटी से रूबरू होना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम है लक और रिस्क। सोचिए, बिल गेट्स का एक किस्सा सुनाते हैं हाउसेल।
बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। उन्होंने बहुत मेहनत की, रात दिन कोडिंग की और अपनी कंपनी खड़ी की। पर क्या आप जानते हैं कि उनके स्कूल लेक साइड स्कूल में उस वक्त कंप्यूटर टर्मिनल था? 1968 में पूरी दुनिया में लाखों लोग थे, पर उन लाखों में से शायद सिर्फ 300 ही ऐसे थे जिनके स्कूल में कंप्यूटर था। बिल गेट्स उन 300 में से एक थे। अगर वो स्कूल में नहीं होते तो क्या बिल गेट्स आज माइक्रोसॉफ्ट के मालिक होते? शायद नहीं। इससे हमें एक बहुत ही कड़वा पर जरूरी लेसन मिलता है। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट व्हाट हैपेंस टू यू दैट यू डोंट कंट्रोल। Luck and risk are siblings. They are both the reality that every outcome in life is guided by forces other than individual effort. यहाँ मॉर्गन हाउसेल हमें समझा रहे हैं कि जब हम लक और रिस्क की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि लाइफ में हर रिजल्ट के पीछे 100% हमारा कंट्रोल नहीं है। आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपकी सक्सेस का एक हिस्सा लक है, और वहीं आप कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, आपकी फेलियर का एक हिस्सा रिस्क है। अब एक और किस्सा सुनिए। एक इंसान है, बहुत मेहनत करता है, हर रूल फॉलो करता है, हर स्टेप सोच समझ कर लेता है, पर फिर भी उसकी कंपनी बंद हो जाती है। क्या वो फेलियर था? नहीं, उसने बस रिस्क की चपट खाई। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा है जो बिना सोचे समझे ट्रेड करता है और अमीर बन जाता है। क्या वो जीनियस है? नहीं, वो बस लक का फेवरेट बच्चा है। दोस्तों, ये लक वर्सेस रिस्क का बैलेंस ही हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है, विनम्रता सिखाता है। जब आप फेल होते हैं तो खुद को बहुत ज्यादा कोसिएगा मत, हो सकता है कि वहां रिस्क फैक्टर ने काम किया हो। और जब आप अमीर बनते हैं तो खुद को भगवान मत समझ लीजिएगा, वहां थोड़ा सा लक का भी हाथ होता है। मॉर्गन हाउसेल यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, फोकस लेस ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड केस स्टडीज एंड मोर ऑन ब्रॉड पैटर्न्स। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी बिलियनर की कहानी पढ़ते हैं तो उसकी पर्सनल ट्रिक्स कॉपी मत कीजिए, उनके ब्रॉड पैटर्न्स को देखिए। क्या उन्होंने मेहनत की? हाँ। क्या उन्होंने सही वक्त पर रिस्क लिया? हाँ। क्या वो लकी थे? शायद हाँ। इस चैप्टर का गोल्डन टेक अवे क्या है? हमें जजमेंटल होना छोड़ना होगा, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। जब आप अपनी लाइफ में लक और रिस्क दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके ऊपर का स्ट्रेस कम हो जाता है। आप आउटकम के बजाय प्रोसेस पर फोकस करने लगते हैं, क्योंकि लक और रिस्क आपके हाथ में नहीं है, पर आपकी प्रोसेस पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। दोस्तों, ये चैप्टर 2 हमें बताता है कि हम लाइफ के उस गेम में हैं जहां हम कंट्रोल तो करते हैं पर हम बॉस नहीं हैं। अब आप ही सोचिए, जब आपको पता है कि लक और रिस्क दोनों गेम में है तो क्या आप अब भी वही परफेक्शन की उम्मीद रखेंगे या अब आप थोड़े फ्लेक्सिबल बनना शुरू करेंगे? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं नेवर इनफ की, एक ऐसे राज की जिसे समझकर आप अपने अंदर की उस भूख को शांत कर पाएंगे जो आपको कभी चैन से नहीं बैठने देती। दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड पर हैं जहां हमें उस भूख का सामना करना है जो हम सभी के अंदर है। चैप्टर 3 का टाइटल है नेवर इनफ, कभी काफी नहीं। सोचिए, आपने अपनी लाइफ में कितनी बार सोचा है, काश बस एक बार मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर 10 लाख आते हैं तो आप 50 लाख का सोचने लगते हैं, फिर 50 लाख के बाद 1 करोड़। ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। मॉर्गन हाउसेल यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताते हैं। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। जब आपके गोल्स की गोल पोस्ट यानी लक्ष्य हमेशा आगे खिसक रही होती है तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। आप हमेशा उस दौड़ में रहते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। इसे समझने के लिए किस्सा सुनिए। एक बहुत बड़ा बिलियनर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में निकाल दी। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी कार्स थीं, बड़े बड़े आइलैंड्स थे, पर जब उससे पूछा गया कि हाउ मच इज इनफ, तो उसका जवाब था जस्ट अ लिटिल बिट मोर। दोस्तों, ये जस्ट अ लिटिल बिट मोर वाली मेंटालिटी ही हमें बर्बाद कर देती है। हम अपने पास जो है उसे रिस्क पर लगा देते हैं, सिर्फ उस चीज को पाने के लिए जो हमें चाहिए ही नहीं और जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हाउसेल कहते हैं कि पैसा कमाने की दुनिया में सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप कितना अर्न करते हैं, बल्कि ये है कि आप कब बस बोलना सीखते हैं। There is no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need. इस कोट को जरा गौर से सुनिए। अगर आपके पास अपनी फैमिली के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ी सेविंग्स है, तो क्या आपको रिस्की बेट्स लेने की जरूरत है? क्या आपको वो सब दांव पर लगाने की जरूरत है जो आपके पास है, सिर्फ इसलिए कि आप और अमीर दिख सको? द सोशल कंपैरिजन ट्रैप। हमें लगता है कि हमें और पैसा चाहिए क्योंकि हमें लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, पर असली वजह कुछ और होती है, सोशल कंपैरिजन। हम दूसरों को देखकर अपनी स्टेटस को जज करते हैं।
जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके पास आपसे ज्यादा है, तो आपको लगता है कि आप पीछे रह गए। लेकिन दोस्तों, ये रेस कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपसे अमीर कोई ना कोई हमेशा रहेगा। इसे इफेक्टिव कैसे बनाएं? डिफाइन इनफ। अपने लिए एक लिमिट सेट कीजिए। जब आप वहां पहुंच जाएं तो सेलिब्रेट करिए। प्रायोरिटाइज फ्रीडम। सबसे बड़ी अमीरी पैसा नहीं, कंट्रोल ओवर योर टाइम है। अगर आपका पैसा आपको फ्रीडम नहीं दे रहा तो वो अमीरी नहीं, वो एक और जेल है। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, अपने गोल पोस्ट को रोकिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने इनफ का मतलब नहीं समझा तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ दौड़ में निकलती देखोगे और मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अब आप ही बताएं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए इनफ का मतलब क्या है? अब जब हमने नेवर इनफ का राज समझ लिया है, तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की, एक ऐसा मैजिक जो आपकी मेहनत को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल सकता है। क्या आप रेडी हैं उस मैजिक को डीकोड करने के लिए? चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, अब हम उस राज पर पहुंच रहे हैं जो पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक है। मॉर्गन हॉसल अपनी किताब में इसे कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, पैसा से पैसा बनता है, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का ज्योमेट्री समझा है? सोचिए, वॉरेन बफेट को हम सब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मानते हैं, पर उनकी सक्सेस का राज क्या है? क्या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? शायद। क्या उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे बड़े गेन्स 20-25 साल की उम्र में किए हैं? नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट की 99% वेल्थ उनकी 50वीं सालगिरह यानी 50th बर्थडे के बाद बनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तब बहुत बड़ा रिस्क लिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पैसे को टाइम दिया। इसे समझने के लिए एक किस्सा सुनिए। इमेजिन कीजिए, 2 लेक्स हैं, पॉन्ड्स। एक लेक में एक लोटस यानी कमल का पत्ता है जो हर रोज साइज में डबल हो जाता है। एक दिन में 2, 2 में 4, 4 में 8 और 30 दिन में वो पूरी लेक को भर देता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो लेक कब आधी भरी थी? ज्यादातर लोग कहेंगे 15वें दिन, पर जवाब है 29वें दिन। इसका मतलब ये है कि आखिरी दिन तक वो लेक आधी खाली थी, पर अगले ही दिन वो पूरी भर गई। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। हम 5 साल 10 साल मेहनत करते हैं और हमें कुछ बड़ा नहीं दिखता तो हम हार मान लेते हैं। हम उस 29वें दिन से पहले ही क्विट कर देते हैं। हॉसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग को समझना हमारे दिमाग के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम लीनियर यानी सीधे सोचने के आदी हैं। अगर मैं आपको 8 कदम चलने को बोलूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 कदम दूर पहुंचेंगे। पर अगर मैं आपको 8 बार डबल करने को बोलूं, 1 2 4 8 16 32 64 128, तो आप 128 कदम दूर होंगे। ये डिफरेंस ही आपकी वेल्थ और पॉवर्टी के बीच का अंतराल है। Good investing is not necessarily about earning the highest returns. It's about earning pretty good returns that you can stick with for a long period of time. इस कोट को ध्यान से सुनिए। आपको सबसे ज्यादा रिटर्न पाने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो रिटर्न पाने की जरूरत है जो आप लंबी अवधि यानी लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन कर सकें। द ट्रैप ऑफ परफेक्शन। हम अक्सर बेस्ट इन्वेस्टमेंट के पीछे भागते हैं ताकि जल्दी अमीर बन सके, पर वही जल्दी वाला चक्कर हमें कंपाउंडिंग की पावर से दूर कर देता है। एक्शनेबल इंसाइट। स्टार्ट अर्ली। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। बी कंसिस्टेंट। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। डोंट इंटरप्ट। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है पैसे निकालना या इन्वेस्टमेंट बंद करना। दोस्तों, कंपाउंडिंग कोई मैजिक नहीं, ये पेशेंस का रिवॉर्ड है। जब आप अपनी मेहनत को कंपाउंडिंग के साथ जोड़ते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे होते, आप वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आप उस 29वें दिन का इंतजार करने के लिए तैयार हैं, या आप उस लेक की तरह बीच रास्ते में ही क्विट करने वाले हैं? क्योंकि अगला चैप्टर गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी और भी खतरनाक है, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, पर उसे बचाए रखना एक पूरी अलग आर्ट है। क्या आप उस आर्ट को सीखने के लिए रेडी हैं? दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड़ पर आए हैं जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को परमानेंट बना देगा। अभी तक हमने सीखा कि अमीर कैसे बनना है, कंपाउंडिंग कैसे करनी है और अपने गोल्स को कैसे सेट करना है। लेकिन चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना में मॉर्गन हाउसल एक बहुत बड़ा सत्य बताते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, पर उस पैसे को बचाए रखना एक आर्ट है।
सोचिए, बहुत से लोग होते हैं जो रातों रात अमीर बन जाते हैं, कोई लॉटरी से, कोई क्रिप्टो में सही टाइम पर एंट्री लेकर, या कोई अपने स्टार्टअप को बेचकर। उनके पास वेल्थ आ तो जाती है, पर 5 साल बाद देखिए उनका सब कुछ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गेटिंग वेल्दी यानी अमीर बनने की टेक्निक तो जानते हैं, पर स्टेइंग वेल्दी यानी अमीर बने रहने का माइंडसेट उनके पास नहीं है। हाउसल कहते हैं कि अमीर बने रहने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सर्वाइवल माइंडसेट। गेटिंग वेल्दी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। स्टेइंग वेल्दी रिक्वायर्स द ऑपोजिट, ह्यूमिलिटी एंड फियर दैट व्हाट you've मेड कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू। इस कोट का मतलब समझिए, अमीर बनने के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है और ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, पर जब आप एक बार अमीर बन गए तब आपको डिफेंसिव यानी सुरक्षित होना पड़ता है। आपको डर होना चाहिए कि आपने जो बनाया है वो कल खत्म हो सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए एक रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर और एक प्रेजर्वेशन लेने वाला इन्वेस्टर। रिस्क लेने वाला हर जगह दाव लगाता है क्योंकि वो चाहता है कि वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़े। प्रेजर्वेशन वाला अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करता है, कैश रिजर्व रखता है और कभी भी अपनी लिक्विडिटी को रिस्क में नहीं डालता। दोस्तों, अगर आप अमीर बनने की रेस में सर्वाइवल यानी जिंदा रहने को भूल गए तो आप रेस तो जीत जाएंगे, पर फिनिश लाइन पर शायद आपके पास कुछ ना बचे। सर्वाइवल के 3 पिलर्स। पैसा कभी खत्म ना हो। अपनी सेविंग्स का इतना बड़ा हिस्सा कभी रिस्क में मत डालो कि अगर मार्केट क्रैश हो तो आप रोड पर आ जाओ। ह्यूमिलिटी। जब आप अमीर बन जाते हैं तो आपको लगने लगता है कि आप जीनियस हैं। यही वो मोमेंट है जब आप अपनी वेल्थ को खोने के रिस्क पर होते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको कभी भी हम्बल बना सकती है। प्लानिंग फॉर द वर्स्ट। आपका फाइनेंशियल प्लान तभी सक्सेसफुल है जब आप प्लान बी के साथ चलो। हमेशा सोचो कि अगर सब कुछ उल्टा हो गया तो क्या मेरे पास अभी भी फ्रीडम होगी? हाउसल का एक बहुत फेमस लाइन है, The ability to stick around for a long time without wiping out is what makes the biggest compounding difference. इसका सीधा सा मतलब है, जिसके पास स्टेइंग पावर है वही कंपाउंडिंग का असली मजा ले सकता है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप रेस में बने रहते हैं। अगर आपने एक बार भी सारा पैसा वाइप आउट कर दिया तो कंपाउंडिंग का लॉजिक वहीं जीरो हो जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर ये है कि सर्वाइवल इज द ओनली वे टू वेल्थ। अगर आप सर्वाइव कर गए तो कंपाउंडिंग अपना काम खुद कर देगी। अब आप ही सोचिए कि आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं जिससे आपकी पूरी स्टेइंग पावर खत्म हो जाए, या आप सर्वाइवल को पहले प्रायोरिटी देंगे? क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 की तरफ, जिसका टाइटल है फ्रीडम, जहां हम बात करेंगे कि असली अमीरी पैसा नहीं बल्कि आपका टाइम है। क्या आप रेडी हैं अपनी आजादी यानी फ्रीडम को क्लेम करने के लिए? चैप्टर 7 फ्रीडम। दोस्तों, अब हम चैप्टर 7 फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शायद पूरी किताब का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सोचिए, आपने अपनी लाइफ में 100 डिसीजंस लिए। क्या आपको लगता है कि सारे 100 डिसीजंस बराबर थे? बिल्कुल नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आपकी 99% सक्सेस सिर्फ उन 1% डिसीजन से आती है जो आपने सही लिए। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एक वेंचर कैपिटलिस्ट 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। 7 कंपनीज डूब जाती हैं, 2 कंपनीज एवरेज रिटर्न देती हैं, पर वो एक कंपनी, जिसे वो टेल्स या एक्सट्रीम आउटकम कहते हैं, वो इतना बड़ा रिटर्न देती है कि वो बाकी सभी 9 का लॉस कवर करके उसे अमीर बना देती है। लाइफ और मनी का भी यही खेल है। Anything that is huge, profitable, famous or influential is the result of a tail event, an outlying 1 in thousands or millions event. हाउसल कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें हर दिन परफेक्ट होना है, पर असलियत ये है कि आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना इंश्योर करना है कि आप गेम में बने रहें ताकि आप उस एक टेल इवेंट, उस एक बड़े मौके का फायदा उठा सके जो आपकी लाइफ बदल दे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। डिज्नी के बारे में सोचिए। वॉल्ट डिज्नी ने 1930s में 400 से ज्यादा कार्टून्स बनाए। ज्यादातर फ्लॉप हुए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, पर उन्होंने स्नो वाइट बनाई जो एक टेल इवेंट थी। उस एक मूवी ने डिज्नी को वो फाउंडेशन दी जिस पर आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है। अगर वो बैंकरप्ट होने के बाद क्विट कर देते तो क्या हम आज डिज्नी वर्ल्ड जा रहे होते? नहीं। यहाँ सीखने वाली बात यह है, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में लॉस उठा सकते हैं, करियर में फेल हो सकते हैं, पर अगर आप उस एक बड़े मौके के लिए पेशेंट रहे और सरवाइव कर गए तो आप जीत गए। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? डोंट क्विट,
क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका स्नो वाइट वाला मोमेंट कब आएगा। एक्सेप्ट फेलियर्स, जब आपका कोई डिसीजन गलत हो तो उसे फेलियर नहीं बल्कि एक टेल इवेंट की तरफ बढ़ने का एक स्टेप समझें। बी पेशेंट। वेल्थ क्रिएशन एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये स्पोरैडिक यानी कभी कभी होने वाला प्रोसेस है। हाउसल की एक लाइन याद रखिए, A good definition of an investing genius is the man or woman who can do the average thing when all those around them are going crazy. जब सब लोग पैनिक कर रहे हों या ग्रीड में हो, तब बस नॉर्मल बने रहना और अपने लॉन्ग टर्म विजन पर टिके रहना, यही आपको वो टेल इवेंट तक ले जाएगा। दोस्तों, ये चैप्टर हमें कंसिस्टेंसी का असली मतलब समझाता है। आपको हर रोज हिट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस तब तक टिके रहना है जब तक आपका टेल हिट नहीं होता। अब आप ही सोचिए कि आप अपनी लाइफ में उन 1% मोमेंट्स के लिए पेशेंट रहने को तैयार हैं या आप हर छोटी हार पर क्विट करने की सोच रहे हैं। क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 की तरफ, जिसका टाइटल है फ्रीडम, जहां हम बात करेंगे कि असली अमीरी पैसा नहीं बल्कि आपका टाइम है। क्या आप रेडी हैं अपनी आजादी यानी फ्रीडम को क्लेम करने के लिए? दोस्तों, अब हम उस मंजिल पर हैं जिसे हर कोई पाना चाहता है, पर शायद ही कोई इसे सही तरीके से डिफाइन कर पाता है। चैप्टर 7, फ्रीडम, आजादी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा मकसद, सबसे प्राइसलेस डिविडेंड जो पैसा आपको देता है, वो ये नहीं है कि आप महंगी गाड़ी खरीद सकें, बल्कि ये है कि आप अपना समय यानी टाइम खुद कंट्रोल कर सकें। सोचिए, एक अमीर आदमी जिसके पास 100 करोड़ हैं, पर वो दिन के 18 घंटे मीटिंग्स में फंसा हुआ है, और एक इंसान जिसके पास सिर्फ 5 लाख हैं, पर वो अपने परिवार के साथ सुबह के 10 बजे पार्क में बैठकर चाय पी रहा है। असली अमीर कौन है? हाउसल कहते हैं कि मॉडर्न दुनिया में टाइम ही वो करेंसी है जो सबसे ज्यादा महंगी होती जा रही है। The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. इस कोट को दिल में उतार लीजिए। अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है पर आपकी पर्सनल फ्रीडम कम हो रही है, तो आप एक्चुअली अमीर नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ अपनी टाइम को बेचकर ऑब्जेक्ट्स जमा कर रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्निटी। पहले के समय में लोगों के पास काम के लिए फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता था। आज के दौर में हम सब एक हसल कल्चर में फंसे हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम बिजी दिखेंगे उतनी ही हमारी वैल्यू होगी, लेकिन हाउसल कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है। जब आपके पास कंट्रोल नहीं होता कि आप कब उठेंगे, कहां जाएंगे और किसके साथ काम करेंगे, तो आप एक सैलरी स्लेव बनकर रह जाते हैं, भले ही आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हाउ टू क्लेम योर फ्रीडम। फाइनेंशियल रनवे। अपनी सेविंग्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत समझें, इसे फ्रीडम फंड समझें। ये फंड आपको वो पावर देता है कि आप बुरे बॉस या टॉक्सिक वर्कप्लेस को नो कह सकें। मिनिमलिज्म। जितनी कम चीजें आपको स्टेटस के लिए चाहिए होंगी, उतना ही कम पैसा आपको कमाने की जरूरत होगी और उतनी ही ज्यादा आपकी फ्रीडम होगी। कंट्रोल ओवर टाइम। अपने शेड्यूल को खुद डिजाइन करना, ये सक्सेस का सबसे बड़ा मैट्रिक है। हाउसल एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, Money's greatest intrinsic value, and this can't be overstated, is its ability to give you control over your time. दोस्तों, इस चैप्टर का कोर ये है कि पैसा सिर्फ खरीदने के लिए नहीं है। पैसा एक टूल है जो आपके टाइम को आपके कंट्रोल में वापस लाने के लिए बना है। अगर आप 50 साल की उम्र में अमीर बनते हैं, पर तब तक आपका टाइम किसी और की मर्जी से चलता है, तो क्या आपने वाकई अमीरी हासिल की? अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, इससे ज्यादा कीमती कोई एसेट नहीं है। अब आप ही सोचिए, क्या आप अपनी आज की दौड़ भाग में अपनी फ्रीडम को दांव पर लगा रहे हैं, या क्या आप अपने फाइनेंशियल रनवे को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं? क्योंकि अब हम चैप्टर 8 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका टाइटल है मैन इन द कार पैराडॉक्स। एक ऐसा पैराडॉक्स जो आपको बताएगा कि क्यों आप कभी भी किसी और को देखकर इंप्रेस होने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या आप रेडी हैं अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए? दोस्तों, अब हम एक ऐसे चैप्टर पर हैं जहां हम इंसानी फितरत के सबसे बड़े इल्यूजन या धोखे की बात करेंगे। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। गाड़ी में बैठा आदमी। इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने से एक बहुत ही महंगी चमकती हुई पॉर्श या फेरारी गुजरती है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप उस गाड़ी वाले को देखते हैं? नहीं, आप सिर्फ उस गाड़ी को देखते हैं। आप सोचते हैं, काश वो गाड़ी मेरी होती, काश मैं उस गाड़ी के अंदर होता। आपको उस गाड़ी वाले से कोई लेना देना नहीं है। आप उसे एडमायर नहीं कर रहे, आप सिर्फ गाड़ी को एडमायर कर रहे हैं। और यही है पैराडॉक्स। जब आप वो महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको क्या लगता है?
आपको लगता है कि लोग आपको देखेंगे, आपको एडमायर करेंगे और आपको रिस्पेक्ट देंगे, पर सच्चाई ये है कि कोई आपको नहीं देख रहा। हर कोई सिर्फ उस गाड़ी को देखकर अपनी ख्वाहिशें पूरा कर रहा है। No one is impressed with your possessions as much as you are. हाउसल कहते हैं कि हम में से बहुत लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो स्टेटस सिंबल है, पर असल में जब आप महंगी वॉच पहनते हैं या महंगी गाड़ी चलाते हैं तो लोगों के दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं आती, वो तो सिर्फ अपने आप को उस जगह इमेजिन कर रहे होते हैं। एक गहरा सबक, हम में से ज्यादातर लोग रिस्पेक्ट और एडमिरेशन पाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, पर जैसा मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, If you want respect and admiration, be careful how you seek it. You'll get more of it from being kind and humble than horsepower and chrome. सोचिए, क्या आप किसी को उसकी गाड़ी की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं? नहीं, आप उन्हें तब रिस्पेक्ट देते हैं जब वो इंसान काइंड होता है, जब वो विनम्रता से बात करता है। इससे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? स्टॉप इम्प्रेसिंग अदर्स। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए स्टफ खरीदना बंद कीजिए, क्योंकि लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होते, वो तो सिर्फ उस चीज से इम्प्रेस होते हैं जिसे वो खुद पाना चाहते हैं। अर्न ट्रू रिस्पेक्ट। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी नॉलेज, अपने कैरेक्टर और अपनी जेनरोसिटी से कमाइए। ये वो एसेट्स हैं जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होते। दोस्तों, ये पैराडॉक्स हमें एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि किसी को आपके ब्रांड या कार से फर्क नहीं पड़ता, तो आप शो ऑफ के बोझ से आज़ाद हो जाते हैं। आप वो खरीदना बंद कर देते हैं जो आपको दिखावे के लिए चाहिए, और आप वही खर्च करते हैं जो आपको खुशी और कंफर्ट देता है। हाउसल की ये बात हमेशा याद रखना। ह्यूमिलिटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी विल ब्रिंग यू मोर रिस्पेक्ट देन हॉर्स पावर एवर विल। अब आप ही सोचिए, क्या आप अब भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए महंगे खर्चे कर रहे हैं, या क्या आपने समझ लिया है कि असली रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में है, ना कि आपके गैराज में? क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, एक ऐसा चैप्टर जो आपको अमीरी का असली राज बताएगा। क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि कैसे रिच दिखना और वेल्दी होना दो अलग अलग दुनिया है? दोस्तों, अब हम एक ऐसे चैप्टर पर हैं जहां हम इंसानी फितरत के सबसे बड़े माइंडसेट को पूरी तरह पलट कर रख देगा। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वो है जो दिखती नहीं। हम अक्सर रिच होने और वेल्दी होने को एक ही समझते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये दोनों जमीन आसमान का अंतर है। रिच होना एक टेम्पररी चीज है। जब आप महंगी गाड़ी चलाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं या इंस्टाग्राम पर अपनी वेकेशंस शो ऑफ करते हैं, तो आप रिच दिख रहे हैं। आपकी इनकम ज्यादा है, आपका खर्चा ज्यादा है, बस यही रिच होने की पहचान है। वेल्दी होना बिल्कुल अलग है। वेल्थ वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। वेल्थ वो एसेट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम है जो नजर नहीं आती। वेल्थ इज फाइनेंशियल एसेट्स दैट हैवंट बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टफ यू सी। सोचिए, जब आप किसी को एक नई लग्जरी कार में देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है? सिर्फ ये कि उसने या तो बहुत सारा पैसा खर्च किया है या फिर उसने बहुत बड़ा लोन लिया है। लेकिन क्या आपको पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा है? नहीं, आपको सिर्फ उसका खर्चा दिखता है, उसकी वेल्थ नहीं। एक गहरा सबक, हम दुनिया में सिर्फ उन लोगों को अमीर मानते हैं जो अपनी अमीरी का दिखावा करते हैं, पर असली अमीरी तो वो है जो चुपचाप बिना किसी शोर के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रही है। Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. इस कोट को ध्यान से सुनिए। जब आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो आप सबसे तेजी से गरीब हो रहे होते हैं, क्योंकि आप अपनी वेल्थ को कंजम्पशन यानी खर्चे में बदल रहे होते हैं। इससे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? द इनविजिबल वेल्थ। वेल्दी लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में फ्रीडम दे सके। रिच लोग पैसों को प्रेजेंट में शो ऑफ करने के लिए खर्च करते हैं। स्टॉप जजिंग बाय अपीयरेंस। किसी की गाड़ी या घर देखकर ये मत सोचिए कि वो कितना वेल्दी है। असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं है। वो आपका फाइनेंशियल रनवे है, वो आपकी इमरजेंसी सेविंग्स है, और वो आपकी डेट फ्री लाइफ है। हाउसल एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। The world is filled with people who look rich and are living paycheck to paycheck, and people who look average and are actually wealthy. दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि वेल्दी बनने का मतलब है सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी संयम। मतलब कि आपके पास पैसा खर्च करने की ताकत है, लेकिन आपने उसे खर्च ना करके फ्यूचर के लिए बचाया है। यही वो डिसिप्लिन है जो आपको रिच से वेल्दी बनाता है। अब आप ही सोचिए, क्या आप रिच दिखने के चक्कर में अपनी वेल्थ को खत्म कर रहे हैं, या क्या आपने वेल्दी बनने का वो साइलेंट डिसिप्लिन वाला रास्ता चुना है जो फ्यूचर में आपको ट्रू फ्रीडम देगा?
क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 सेव मनी, पैसा बचाएं। एक ऐसा चैप्टर जो सुनने में तो सिंपल लगता है, पर इसके पीछे का साइकोलॉजी आपको शॉक कर देगा। क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि सेविंग्स सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि ऑप्शंस खरीदना है? दोस्तों, अब हम एक ऐसे चैप्टर पर आए हैं जो सुनने में बहुत बेसिक लगता है। चैप्टर 10 सेव मनी, पैसा बचाना। सब कहते हैं सेव करो, पर मॉर्गन हाउसल इसके पीछे का एक ऐसा साइकोलॉजिकल एंगल बताते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। हाउसल कहते हैं कि लोग पैसा बचाने के लिए कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढते, वो शेयर मार्केट के एनालिसिस नहीं करते, वो कोई बिजनेस नहीं खोलते, वो बस पैसा बचाते हैं। क्योंकि सेविंग्स का मतलब सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं है बल्कि ऑप्शंस खरीदना है। सोचिए, अगर आपके पास 6 महीने का खर्चा सेविंग्स में है तो आप अपने बॉस से लड़ सकते हैं, आप अपनी पसंद की जॉब ढूंढ सकते हैं, आप किसी बुरी सिचुएशन से निकल सकते हैं। पर अगर आपकी सेविंग 0 है तो आप वहीं फंस गए जहां आप नहीं होना चाहते। सेविंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग लेस। यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव। ज्यादातर लोग सेविंग्स इसलिए करते हैं ताकि वो कोई कार खरीद सकें या हॉलिडे पर जा सकें। ये गोल बेस्ड सेविंग्स है, पर हाउसल कहते हैं कि गोल लेस सेविंग्स, बिना किसी लक्ष्य के बचत सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि जब आपके पास कैश होता है तो आपके पास कंट्रोल होता है कि लाइफ में जब कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम आए तो आप उसे हैंडल कर सकें। एक गहरा सबक, कंपाउंडिंग और लक दोनों तभी काम करते हैं जब आप रेस में बने रहते हैं। सेविंग्स आपका वो सेफ्टी नेट है जो आपको गेम से आउट होने से बचाता है। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? सेव फॉर द अननोन। कभी मत सोचिए कि मुझे इस पैसे से क्या खरीदना है, बस सोचिए कि मुझे इस पैसे से क्या ऑप्शन खरीदना है। आपका फ्यूचर अननोन है और सेविंग्स आपको उस अननोन के लिए तैयार रखती है। द फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। फ्लेक्सिबिलिटी ही मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। जो इंसान अपने टाइम और अपने फ्यूचर को लेकर फ्लेक्सिबल होता है वो कभी प्रेशर में गलत डिसीजन नहीं लेता। सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। ये कोट आपके दिमाग के सारे दरवाजे खोल देगी। अगर आपका ईगो बड़ा है तो आप जितना कमाओगे उतना ही खर्च करोगे दिखावा करने के लिए। सेविंग्स करने के लिए आपको अपने ईगो को छोटा करना पड़ता है। आपको ये एक्सेप्टेंस चाहिए कि मुझे दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि सेविंग्स आपके कंट्रोल का बैरोमीटर है। जितनी ज्यादा आपकी सेविंग्स उतनी ज्यादा आपकी आजादी और उतना ही कम आपका स्ट्रेस। अब आप ही सोचिए, क्या आप अपनी इनकम और ईगो के बीच में गैप बना रहे हैं या आपका सारा पैसा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की भेंट चढ़ रहा है? क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 रीजनेबल रेटर देन रैशनल की तरफ, जहां हम बात करेंगे कि कैसे मैथ्स से बेहतर इंसानी इमोशंस को समझना जरूरी है। क्या आप ये समझने के लिए तैयार हैं कि जिंदगी सिर्फ स्प्रेडशीट्स का खेल नहीं है? दोस्तों, अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 11 रीजनेबल रेटर देन रैशनल, यानी तर्कसंगत से बेहतर है व्यवहारिक होना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें लाइफ में हमेशा रैशनल यानी तर्कसंगत होना चाहिए। मतलब जो एक्सेल शीट में बेस्ट दिखे वही हमें करना चाहिए। अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आपको वही लेना चाहिए, भले ही वो आपके दिमाग में कितना ही टेंशन क्यों ना भर दे। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डोंट बी कोल्डली रैशनल, जस्ट बी रीजनेबल। जिंदगी कोई मैथ का एग्जाम नहीं है जहां आपको हर चीज को ऑप्टिमाइज यानी बेस्ट करना है। जिंदगी में आपको रीजनेबल होना जरूरी है। Being reasonable is more realistic and you have a better chance of sticking with it for the long run. एक एग्जाम्पल, सोचिए एक इन्वेस्टर है जो सिर्फ हाई ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा डालता है क्योंकि उसे पता है कि वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसा देंगे। वो रैशनल है, पर जब मार्केट गिरता है तो वो इतना पैनिक करता है कि वो रात को सो नहीं पाता और परेशानी में सारे स्टॉक्स बेच देता है। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर है जो थोड़ा सा पैसा बॉन्ड्स में या गोल्ड में रखता है, जहां रिटर्न कम है पर उसे रात को नींद अच्छी आती है। वो रीजनेबल है। कौन जीतेगा? वही जो मार्केट में बना रहेगा, यानी वो रीजनेबल इन्वेस्टर। इसका राज क्या है? हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स प्लान चाहिए जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करें। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान इतना परफेक्ट है कि उसे फॉलो करते वक्त आपकी फैमिली लाइफ या हेल्थ खराब हो रही है तो वो प्लान बेकार है। द बेस्ट फाइनेंशियल प्लान इज द वन दैट लेट्स यू स्लीप एट नाइट। मॉर्गन का एक बहुत बड़ा मैसेज है, अ गुड प्लान इज वन दैट यू कैन स्टिक टू इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे मैनेज करते हैं कि आपके इमोशन स्टेबल रहें तो आप रैशनैलिटी के चक्कर में पड़ने वाले उन लोगों से कहीं ज्यादा पैसा बना लेंगे जो हर वक्त सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? इमोशन फर्स्ट फाइनेंस।
अपने इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा कुशन रखें। अगर थोड़ा पैसा कैश में रखने से आपको स्ट्रेस नहीं होता तो रखें। वो रैशनल नहीं होगा पर वो आपके लिए रीजनेबल है। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन परफेक्शन। कभी भी परफेक्ट प्लान की तलाश में मत रहो। ऐसा प्लान चुनो जिसे आप 10-20 साल तक बिना टेंशन के फॉलो कर सको। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर यही है कि हम इंसान हैं, मशीनें नहीं। हमें नंबर से ज्यादा अपनी मेंटल पीस की चिंता करनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, क्या आप अभी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में फंसे हैं जो आपको टेंशन देते हैं, या आप अपनी लाइफ को थोड़ा रीजनेबल बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 सरप्राइज, एक ऐसा चैप्टर जो बताएगा कि कैसे दुनिया में वो सब कुछ होता है जिसके लिए कोई हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं होता। क्या आप रेडी हैं अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहने के लिए? दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमें हिस्ट्री के उस सच से सामना करना है जो अक्सर हमें डराता है। चैप्टर 12 सरप्राइज। मॉर्गन हाउसल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। हिस्ट्री के डेटा को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार चलाने जैसा है। हमें लगता है कि अगर हम 100 साल का स्टॉक मार्केट का डेटा पढ़ लें तो हम जान जाएंगे कि अगले 10 साल क्या होगा। पर हाउसल कहते हैं, द बिगेस्ट इवेंट्स इन हिस्ट्री आर द थिंग्स दैट नेवर हैपेंड बिफोर। एक पावरफुल एग्जांपल सोचिए, 1910 में अगर कोई बताता कि 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आएगा तो लोग कहते ये कभी नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल है। जब 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो लोगों ने कहा ये अनइमेजिनेबल है। दुनिया में वो सब कुछ होता है जिसका कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री में नहीं होता। हाउसल इसे सरप्राइज कहते हैं। जब हम सिर्फ पास्ट के डेटा पर रिलाई करते हैं तो हम उन ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते जो पूरी दुनिया बदल देते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज, आयरॉनिकली यूज्ड एज अ मैप ऑफ द फ्यूचर। इस कोट को ध्यान से सुनिए। हम हिस्ट्री को एक मैप की तरह यूज करते हैं, पर हिस्ट्री तो सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि चीजें बदलती हैं। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? प्लान फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अपने फाइनेंशियल प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। हमेशा सोचिए कि अगर कल कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ तो क्या आपका पोर्टफोलियो और आपकी लाइफ सरवाइव कर पाएगी? डोंट ओवर रिलाई ऑन डेटा। डेटा आपको सिर्फ ये बताता है कि क्या हुआ था, ये नहीं कि क्या होगा। अपने डिसीजन को सिर्फ चार्ट्स पर मत छोड़िए, बल्कि अपने अडेप्टेबिलिटी यानी ढलने की क्षमता पर भरोसा रखिए। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि अनसर्टेनिटी ही दुनिया का नियम है। हाउसल कहते हैं कि हमें हर उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। जब आप ये मान लेते हैं कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तब आप ज्यादा कॉशियस और स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आपका फाइनेंशियल प्लान इतना रिजिड है कि एक सरप्राइज आपको तोड़ देगा, या आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखी है ताकि आप हर बदलाव को फेस कर सकें? क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 रूम फॉर एरर, जो बिल्कुल इस चैप्टर का अगला स्टेप है। ये आपको बताएगा कि कैसे अपने प्लान में मिस्टेक्स की जगह रखना ही असली प्लान है। क्या आप रेडी हैं अपनी गलतियों के लिए जगह बनाने के लिए? दोस्तों, अब हम चैप्टर 13 रूम फॉर एरर यानी गलतियों के लिए जगह पर हैं। ये चैप्टर पिछले वाले का एक परफेक्ट सीक्वल है। अगर दुनिया में सरप्राइज होना तय है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाउसल कहते हैं, आपके फाइनेंशियल प्लान में सबसे जरूरी चीज वो है जो आपके प्लान में नहीं है, वो है गलती करने की जगह। सोचिए, जब एक इंजीनियर पुल यानी ब्रिज बनाता है तो वो उसे सिर्फ उतने लोड के लिए नहीं बनाता जो उस पर आने वाला है, वो उसे 5 गुना ज्यादा लोड के लिए डिजाइन करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इंसानी गलती हो सकती है, हवा का प्रेशर बढ़ सकता है या अर्थक्वेक आ सकता है। फाइनेंस में हम क्या करते हैं? हम ऑप्टिमिस्टिक प्लान बनाते हैं। हम सोचते हैं मेरी सैलरी 10% बढ़ेगी, मेरा मार्केट रिटर्न 15% होगा और कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा खतरा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। हाउसल कहते हैं कि आपको अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन में एक रूम फॉर एरर यानी गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए। एक पावरफुल एग्जाम्पल, अगर आपको रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए तो सिर्फ 1 करोड़ का ही टारगेट मत रखिए। हो सकता है मार्केट क्रैश हो जाए या आपकी हेल्थ खराब हो जाए। 1.5 करोड़ का टारगेट रखिए। अगर आप 1 करोड़ पर भी पहुंच गए तो आप सेफ हैं। अगर आप 1.5 पर पहुंच गए तो आप बोनस में हैं। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अपने खर्चों, इन्वेस्टमेंट्स और गोल्स में हमेशा एक कुशन रखें। जब आप मार्जिन रखते हैं तो आप पैनिक नहीं करते जब चीजें गलत होती हैं। अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। कभी भी अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखिए। अगर एक इन्वेस्टमेंट डूब जाए तो आपका पूरा फ्यूचर तबाह नहीं होना चाहिए।
रूम फॉर एरर इज द ओनली वे टू एंड्योर द वॉलेटिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि ऑप्टिमिज्म और कॉशन का सही बैलेंस ही आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवर बनाता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तभी आप सही फैसले लेने के लिए तैयार होते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आपका फाइनेंशियल प्लान सिर्फ बेस्ट केस सिनारियो पर चल रहा है, या क्या आपने वर्स्ट केस के लिए अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में कुछ जगह रखी है? दोस्तों, अब हम चैप्टर 15 यानी नथिंग्स फ्री, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, पर यह आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग 20 साल की उम्र में ऐसे प्लान्स बनाते हैं जो उन्हें लगता है कि वो 60 साल तक फॉलो करेंगे। हम कहते हैं, मैं अगले 40 साल तक सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा, या मैं हमेशा यही करियर चूज करूंगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। एक पावरफुल फैक्ट, हम अपनी जिंदगी के हर दौर में बदलते हैं, हमारे गोल्स बदलते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं और हमारे रिस्क टॉलरेंस यानी रिस्क लेने की क्षमता बदलती है। जिसे आप आज फ्रीडम मानते हैं, शायद 10 साल बाद आपके लिए वो बोर्डम बन जाए। पीपल आर पुअर फोरकास्टर्स ऑफ देयर फ्यूचर सेल्व्स। सोचिए, जब आप 20 के थे तब आपका सपना कुछ और था। आज आप 30 या 40 के हैं, तो क्या वही सपना आपको उतना ही एक्साइट करता है? नहीं। तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 20 साल पुराने फाइनेंशियल गोल्स आज भी वैलिड होंगे? इसका फाइनेंशियल असर क्या है? द संक कॉस्ट फैलेसी। अक्सर हम पुराने प्लान से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैंने इतने साल इस प्लान में लगाए हैं, अब मैं इसे कैसे छोड़ूं? हाउसल कहते हैं कि अगर आपका गोल बदल गया है तो आपका प्लान भी बदलना चाहिए। अवॉइड एक्सट्रीम प्लान्स। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम फ्यूचर में क्या चाहेंगे, इसलिए कोई भी ऐसा प्लान मत बनाइए जो एक्सट्रीमली रिजिड हो। हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? एक्सेप्ट द एवोल्यूशन। ये मान लीजिए कि आप बदलेंगे। अपने इन्वेस्टमेंट्स और करियर चॉइसेस को एडजस्टेबल रखिए। शॉर्ट टर्म गोल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स। अपने गोल्स को चेंज होने दीजिए, पर अपने प्रिंसिपल्स जैसे सेविंग्स, पेशेंस, ह्यूमिलिटी को मत बदलने दीजिए। द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। इस गलती से बचिए कि मैं अभी जो सोच रहा हूं वही आखिरी सच है। फ्यूचर में आपके पास नई नॉलेज और नए एक्सपीरियंसेस होंगे, तो आपके डिसीजंस भी नई तरह के होंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि अडैप्टेबिलिटी ही सक्सेस की कुंजी है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप बदलेंगे, तो आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं और अपने फाइनेंशियल प्लान को लाइफ के साथ अलाइन कर पाते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आप अपने पुराने गोल्स के बोझ तले दब रहे हैं, या आप अपने फाइनेंशियल प्लान्स को अपने बदलते हुए फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से अपडेट करने के लिए रेडी है? क्योंकि अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 16 यानी यू एंड मी, जहां हम बात करेंगे बबल मेंटालिटी की और कैसे हम दूसरों को देखकर अपनी फाइनेंशियल बबल क्रिएट करते हैं। क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि कैसे दूसरों की नकल करना आपको बर्बाद कर सकता है? दोस्तों, अब हम एक ऐसे चैप्टर पर हैं जो आपको रियलिटी चेक देगा। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हम में से हर कोई सक्सेस चाहता है, चाहे वो शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न हो या एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो, पर हम अक्सर उसकी प्राइस यानी कीमत पे करने से डरते हैं। हाउसल का कहना है कि सक्सेस की कीमत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वॉलेटिलिटी, फियर, अनसर्टेनिटी और रिग्रेट है। सोचिए, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो रिटर्न फ्री नहीं है। उसकी एडमिशन फी क्या है? उसकी एडमिशन फी है वो वक्त जब आपका पोर्टफोलियो 30% गिरता है, या जब आपको डर लगता है कि क्या आपने सही फैसला लिया। एवरीथिंग इन लाइफ हैज अ प्राइस, बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स। हम अक्सर सक्सेस को तो देख लेते हैं, पर उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो दर्द सहा गया उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम बफेट को देखते हैं, पर उन 10-15 सालों के डर को नहीं देखते जब मार्केट उनके खिलाफ था। एक गहरा सबक, अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो आपको वॉलेटिलिटी की कीमत चुकानी होगी। अगर आप फ्री चीजों के पीछे भागेंगे, जैसे बिना मेहनत के पैसा या बिना रिस्क के रिटर्न, तो आपको वही मिलेगा जो फ्री होता है, डिसअपॉइंटमेंट। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? एक्सेप्ट द प्राइस। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये मत सोचिए कि ये मुझे कितना प्रॉफिट देगा, बल्कि ये सोचिए कि क्या मैं इस वॉलेटिलिटी की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। वॉलेटिलिटी इज अ फी, नॉट अ फाइन। मार्केट का गिरना कोई पेनल्टी नहीं है, ये तो एडमिशन फी है जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देनी पड़ती है।
Successful investing demands a price, but its currency is not dollars and cents. It's volatility, fear, doubt, uncertainty and regret. दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि सक्सेस को एक एक्सपेंस की तरह देखिए। अगर आप ये समझ गए कि हर चीज़ की एक कीमत है और आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो आप कभी बीच रास्ते में क्विट नहीं करेंगे। अब आप ही सोचिए, क्या आप अपनी सक्सेस की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं या आप अभी भी फ्री लंच की तलाश में हैं? क्योंकि अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 16 यानी यू एंड मी, जहां हम बात करेंगे बबल मेंटालिटी की और कैसे हम दूसरों को देखकर अपनी फाइनेंशियल बबल क्रिएट करते हैं। क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि कैसे दूसरों की नकल करना आपको बर्बाद कर सकता है? दोस्तों, अब हम चैप्टर 16 यू एंड मी, तुम और मैं के उस गहरे राज को खोलेंगे जहां से सारी फाइनेंशियल तबाही शुरू होती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हम लोग मार्केट में अपने फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि दूसरों को देखकर लेते हैं, पर उनके गोल्स और उनका गेम हमसे जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। सोचिए, आपने देखा कि आपके ऑफिस का कोई कॉलीग या आपका कोई रिश्तेदार स्टॉक मार्केट में पैसे डालकर रातों रात अमीर बन गया। वो बंदा स्क्रीन्स पर बैठकर दिन में 50 बार ट्रेड कर रहा है। आपके अंदर फोमो जगा, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी वैसा ही करता हूं। लेकिन क्या आपने रुककर कभी ये सोचा कि उसका फाइनेंशियल गेम क्या है? शायद उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना 50% लॉस झेल सकता है। शायद उसका करियर ऐसा है कि वो दिन भर मार्केट देख सकता है। शायद उसका गोल सिर्फ शॉर्ट टर्म का है, जबकि आपका गोल अपनी बच्चियों की पढ़ाई या रिटायरमेंट का है। जब आप उसकी नकल करते हैं तो आप एक ऐसी गेम में घुस जाते हैं जिसके रूल्स आपने नहीं लिखे। हाउसेल कहते हैं, यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम देन द पर्सन यू आर टेकिंग फाइनेंशियल क्यूज फ्रॉम। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग, एंड अ बिग पार्ट ऑफ दैट इज इग्नोरिंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। एक गहरा सबक, बबल तब बनता है जब भीड़ एक ही दिशा में भागने लगती है। जब आप किसी ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं जिसका रिस्क प्रोफाइल आपसे बिल्कुल अलग है, तो आप अपने आप को बबल में डाल रहे हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि आप जीनियस हो, पर असलियत ये है कि आप सिर्फ हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की मानसिकता फॉलो कर रहे हो। और याद रखिए, भीड़ हमेशा वहीं जाती है जहां खतरा होता है। इससे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? डिफाइन योर ओन रूल्स। अपने गोल्स, अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने टाइमलाइन के हिसाब से इन्वेस्ट करें। दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलना फाइनेंशियल सुसाइड है। स्टॉप द कंपैरिजन। इन्वेस्टमेंट में कंपैरिजन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने गोल्स को पाना है। जब आप अपनी रेस में फोकस करते हैं तो बबल का असर आप पर नहीं पड़ता। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस इज एन इंडिविजुअल परस्यूट। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपकी लाइफ की कहानी और किसी और की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है, तब तक आप हमेशा बबल में फंसने का रिस्क उठाओगे। सक्सेस वही है जो आपकी शांति और आपके गोल्स को सेटिस्फाई करे, न कि वो जो दूसरों को इम्प्रेस करे। अब आप ही सोचिए, क्या आप अब भी दूसरों की नकल करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या क्या आपने अपने ओन गेम के रूल सेट कर लिए हैं? क्योंकि अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। एक ऐसा चैप्टर जो बताएगा कि क्यों लोग नेगेटिव न्यूज़ पर ज्यादा भरोसा करते हैं और कैसे ये माइंडसेट आपके वेल्थ क्रिएशन में रुकावट बनता है। क्या आप रेडी हैं ऑप्टिमिज्म की पावर को समझने के लिए? दोस्तों, अब हम चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण पर हैं। ये चैप्टर आपको समझाएगा कि क्यों हमें बुरी खबरें यानी बैड न्यूज़ इतनी सच और अट्रैक्टिव लगती हैं, जबकि अच्छी खबरें यानी गुड न्यूज़ बोरिंग लगती हैं। सोचिए, जब कोई कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है या अगली रिसेशन आने वाली है, तो हम कितनी जल्दी उस पर बिलीव कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान स्मार्ट है और सच बोल रहा है। पर जब कोई कहता है कि दुनिया बेहतर हो रही है या लॉन्ग टर्म में सब अच्छा होगा, तो हमें लगता है कि ये बंदा नाइव यानी भोला भाला है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमिज्म यानी आशा मेहनत मांगती है, आपको लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट करना पड़ता है, जबकि पेसिमिज्म यानी निराशावाद एक शॉर्टकट है। जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपको लगता है कि आपने कोई सीक्रेट जान लिया है। ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच,
पेसिमिज्म साउंड्स लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। इस कोट को ध्यान से देखिए। जब कोई कहता है कि सब खत्म होने वाला है तो वो आपको अलर्ट कर रहा होता है, इसलिए आपको वो ज्यादा हेल्पफुल लगता है। जब कोई कहता है कि सब ठीक होगा तो आपको लगता है कि वो सिर्फ सेल्स पिच दे रहा है। एक गहरा सबक। हिस्ट्री उठाकर देखिए, पिछले 150 सालों में कितनी बार लोगों ने कहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कितनी बार कहा है कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, पर क्या दुनिया रुक गई? नहीं, प्रोग्रेस हमेशा पेसिमिज्म के शोर के बावजूद चलती रही है। इससे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? फिल्टर द नॉइज। नेगेटिव न्यूज हर वक्त आती रहेगी। अगर आप हर न्यूज पर रिएक्ट करेंगे तो आप कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। द पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म। हाउसेल कहते हैं कि रियल वेल्थ वही बनाते हैं जो रैशनल ऑप्टिमिस्ट होते हैं, यानी वो जो मानते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी पर हम उन्हें सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि पेसिमिज्म सिर्फ एक अट्रैक्टिव ट्रैप है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको होप में इन्वेस्ट करना होगा। आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आपके एक्शंस का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अब आप ही सोचिए, क्या आप नेगेटिव न्यूज से पैनिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलने वाले हैं, या आपने समझ लिया है कि ऑप्टिमिज्म ही वो रास्ता है जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा? क्योंकि अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 18 व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, एक ऐसा चैप्टर जहां हम बात करेंगे नैरेटिव्स और स्टोरीज की और कैसे हमें वो सच लगता है जो हम सुनना चाहते हैं। क्या आप रेडी हैं स्टोरीज के पीछे के सच को पहचानने के लिए? दोस्तों, अब हम चैप्टर 18 व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेंगे पर है। पीछे वाले चैप्टर में हमने समझा कि क्यों पेसिमिज्म यानी निराशावाद हमें इतना अट्रैक्टिव लगता है। अब हम देखेंगे कि उस निराशावाद के झांसे में आकर हम कैसे वो कहानियां मान लेते हैं जो बिल्कुल झूठी होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वो सुनना चाहते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जितना ज्यादा आप किसी चीज को चाहते हैं उतनी ज्यादा संभावना है कि आप उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेंगे। जब आपको बहुत जोर से चाहिए होता है कि मार्केट ऊपर जाए या आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉक आपको अमीर बना दे, तो आप उन स्टोरीज को ढूंढने लगते हैं जो आपके इस विश्वास को सपोर्ट करें। आप उन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको रियलिटी दिखाते हैं। इसे स्टोरी टेलिंग का ट्रैप कहते हैं। हम इंसान डेटा के पीछे नहीं भागते, हम कहानियों के पीछे भागते हैं। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ दिखाता है और उसके साथ एक इमोशनल कहानी जोड़ता है तो हमें वो साइंटिफिक लगने लगता है, भले ही वो सिर्फ एक अंदाजा हो। We want the world to be driven by cause and effect and we love a good story। एक गहरा सबक। सोचिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें पता था ये होने वाला है, पर क्या सच में उन्हें पता था? नहीं। जब कुछ हो जाता है तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिससे लगे कि ये सब प्रिडिक्टेबल था। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? द वाई ट्रैप। जब भी आपको कोई एडवाइस मिले या कोई न्यूज़ मिले तो खुद से पूछिए कि क्या ये सच है या मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ। एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। लाइफ और बिजनेस में बहुत कुछ रैंडम होता है। हर चीज के पीछे कोई स्टोरी या मास्टरमाइंड नहीं होता। क्वेश्चन द नैरेटिव। जब भी आपको लगे कि कोई चीज बड़ी क्लियर है तो वही सबसे बड़ा खतरा है। रियलिटी हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि हम अपनी मर्जी का सच खुद क्रिएट करते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आपका दिमाग कहानियां पसंद करता है तो आप उन कहानियों से बच सकते हैं जो आपका पैसा और आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकती हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आप अभी भी उन ग्रेट फाइनेंशियल स्टोरीज के चक्कर में हैं जो आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाती हैं, या क्या आपने डेटा और रियलिटी को देखना शुरू कर दिया है? क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ, जहां हम पूरी किताब के लेसन्स को एक साथ जोड़ेंगे, और चैप्टर 20 कन्फेशंस, जहां हम समझेंगे कि एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस एक्चुअली पर्सनल होता है। अब हम सिर्फ 2 चैप्टर्स दूर हैं। क्या आप रेडी हैं इन सारे लेसन्स को अपनी लाइफ में फाइनलाइज करने के लिए? दोस्तों, अब हम इस पूरे सफर के उस कंक्लूसिव बिंदु पर आ गए हैं जहां हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। वेलकम टू चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ, सब कुछ एक साथ। मॉर्गन हाउसेल यह सारे स्कैटर्ड लेसन्स को एक साथ पिरोते हैं जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक बिहेवियरल डिसिप्लिन का समूह है।
सोचिए, जब आप किसी पुराने घर की नींव या फाउंडेशन रखते हैं तो आप सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जोड़ते, आप वहां स्टेबिलिटी और फ्यूचर की सुरक्षा बनाते हैं। वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल वैसा ही है। हाउसेल का कहना है कि लाइफ में कोई परफेक्ट फाइनेंशियल मूव नहीं होता, बस कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो अगर आप एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपका वेल्थ इंजन अपने आप ग्रो करने लगता है। द मास्टर ब्लूप्रिंट, क्या क्या साथ आना चाहिए? सेविंग्स जो ईगो और इनकम के बीच का गैप हो। ज्यादातर लोग तभी सेव करते हैं जब वो कुछ खरीदना चाहते हैं। हाउसेल कहते हैं कि गोललेस सेविंग्स ही असली पावर है। ये वो गैप है जिसे आप अपने ईगो के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम के लिए क्रिएट करते हैं। पेशेंस का वो साइलेंट इंजन। कंपाउंडिंग कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जब आप बिना रुके, बिना पैनिक किए लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं, तब कंपाउंडिंग वो मैजिक करती है जिसे हम 29th डे ऑफ लोटस वाली कहानी से समझ चुके हैं। ह्यूमिलिटी, क्या आपको लगता है कि आप मार्केट को आउटस्मार्ट कर सकते हैं? हाउसेल कहते हैं कि मार्केट आपका बॉस है। जो लोग ये मान लेते हैं कि वो हर बार सही नहीं हो सकते, वही लोग सबसे बड़ी वेल्थ बनाते हैं, क्योंकि वो कभी ओवर लेवरेज्ड या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। फ्लेक्सिबिलिटी, रूम फॉर एरर। दुनिया अनप्रिडिक्टेबिलिटी से भरी है। आपका फाइनेंशियल प्लान तभी फेल प्रूफ है जब उसमें मिस्टेक्स करने की जगह हो। अगर आपने अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रखा तो एक छोटा सा सरप्राइज आपकी पूरी वेल्थ को वाइप आउट कर सकता है। सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज ही अमीर बनाती हैं, पर असली अमीरी तो उन बोरिंग हैबिट्स में छिपी है जो आप सालों तक बिना थके करते रहते हैं। सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फाइनेंशियल प्लान कितना फ्रेजाइल या नाजुक है? अगर कल आपकी इनकम 50% कम हो जाए तो क्या आपका प्लान टिकेगा? या क्या आपने वो बिहेवियरल फाउंडेशन बनाई है जो सिर्फ तभी काम करती है जब सब कुछ परफेक्ट हो? हाउसेल कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जब आप इन सारे पिलर्स यानी सेविंग्स, पेशेंस, ह्यूमिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को एक साथ लाते हैं तो आप सिर्फ पैसा जमा नहीं कर रहे होते, आप अपनी सर्वाइवल और फ्रीडम की एक ऐसी फाउंडेशन बना रहे होते हैं जो कभी नहीं गिरेगी। अब आप ही सोचिए, क्या आपके सारे फाइनेंशियल डॉट्स कनेक्टेड हैं, या आपका सेविंग्स अकाउंट कुछ और कह रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कुछ और? क्या आप रेडी हैं चैप्टर 20 कन्फेशंस में ये जानने के लिए कि खुद मॉर्गन हाउसेल अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं, जो शायद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक फाइनल टच देगा? दोस्तों, अब हम इस किताब के इनर सैंक्टम में पहुंच चुके हैं। चैप्टर 20 कन्फेशंस, स्वीकारोक्ति। यहाँ मॉर्गन हाउसेल ने अपनी सारी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का पर्दा उठा दिया है। वो कोई वॉल स्ट्रीट का बड़ा गुरु बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो हमें बता रहे हैं कि जब उनका अपना पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो क्या सोचते हैं। ये चैप्टर आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको सिखाएगा कि फाइनेंशियल पीस हासिल करना मैक्सिमम रिटर्न पाने से कितना ज़्यादा ज़रूरी है। द कन्फेशन, हाउसेल का सीक्रेट क्या है? हाउसेल कहते हैं, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट अ पर्सन हु डजंट पैनिक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट ऐप होगा या कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होगी, पर सच्चाई ये है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। हाउसेल इंडेक्स फंड्स में विश्वास रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट को बीट करने की कोशिश में ज्यादा लोग बर्बाद होते हैं। इंडेक्स फंड आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न देता है जो लॉन्ग टर्म में मैजिकल होता है। सेविंग्स बफर, द कैश कुशन। उनके पास हमेशा इतना कैश होता है कि अगर कल मार्केट 50% भी क्रैश हो जाए तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचने की मजबूरी नहीं होगी। ये कैश बफर ही उनका वो रूम फॉर एरर है जो उन्हें रात को चैन की नींद देता है। नो डेट, बिना किसी कर्ज के। वो मानते हैं कि अगर आप पर कर्ज है तो आप अपनी फ्रीडम के मालिक नहीं हैं। उनका घर मॉर्गेज फ्री है। वो कहते हैं कि बिना किसी EMI के जीना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से भी ज्यादा पीसफुल होता है। माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच क्विक, इट्स अबाउट नॉट गेटिंग पुअर फास्ट। एक गहरा सबक। सोचिए, हम में से हर कोई अल्फा ढूंढने के चक्कर में रहता है, पर हाउसेल कहते हैं कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न से कीमती है अपनी लाइफ में कंट्रोल होना। अगर आपका पोर्टफोलियो 20% बढ़ रहा है पर आप हर रोज मार्केट की वॉलेटिलिटी देखकर स्ट्रेस में हैं, तो वो रिटर्न आपके लिए महंगा पड़ रहा है। सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल। दोस्तों, क्या आप अपने पैसों को इसलिए मैनेज कर रहे हैं ताकि आपका नेटवर्थ बढ़े, या इसलिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो?
हाउसेल कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस इज 80% पर्सनल एंड 20% फाइनेंस। इसका मतलब है कि आपके पैसे आपके टेम्परामेंट यानी स्वभाव के हिसाब से होने चाहिए। अगर आपको रिस्क से डर लगता है तो सेफ रहो, बुरा मत मानो अगर आप कम पैसा बनाओ। असली अमीरी तो वो है जो आपको कंट्रोल दे, ना कि वो जो आपकी नींद उड़ा दे। दोस्तों, हमने 20 चैप्टर्स की इस लंबी और गहरी यात्रा में सिर्फ पैसों की बात नहीं की, हमने बिहेवियरल फाइनेंस की बात की। हमने सीखा कि अमीर बनना सिर्फ मैथ नहीं बल्कि एक इमोशनल डिसिप्लिन है। आपका कंक्लूजन ब्लूप्रिंट, पैसा ये सिर्फ करेंसी नहीं, आपकी आज़ादी यानी फ्रीडम है। ईगो ये आपको दिखावे के चक्कर में गरीब बनाता है, इससे दूर रहें। वॉलेटिलिटी ये सक्सेस की एडमिशन फीस है, इससे डरने के बजाय इसे स्वीकार करें। टाइम कंपाउंडिंग का असली कैटलिस्ट यही है, इसे अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। आखिरी बात, आप आज जहां भी हैं वहां से वेल्थ की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी होगी। दूसरों की नकल करना बंद कीजिए, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझिए और अपनी मेंटल पीस को ही अपना सबसे बड़ा एसेट मानिए। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू हो रही है। मैं आपके लिए एक 12 मंथ फाइनेंशियल रोड मैप तैयार कर रहा हूँ, एक ऐसा एक्शन प्लान जो आपको आपके फ्रीडम फंड तक पहुँचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये रोड मैप आपके लिए शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में अभी यस आई एम रेडी लिखें। और अगर आपको ये 20 चैप्टर्स का सफर मीनिंगफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सबका हक है। सब्सक्राइब करें माइंडफुल बुक बाइट्स चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपका कोई भी नया फाइनेंशियल इंसाइट मिस ना हो। हम साथ मिलकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव मजबूत करेंगे। मिलते हैं अगले रोड मैप में, तब तक के लिए स्टे माइंडफुल, कीप ग्रोइंग।